गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव स्टार्ट करने से पहले हम सब जान लेते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। वैसे तो हमको पता ही होता है कि समस्थानिक क्या होता है, कि वे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ठीक है, इसी तरह का एक वर्ड होता है समभारिक, जिसमें क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समभारिक यानी समान भार। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसके अंदर भिन्न भिन्न होता है। अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, समस्थानिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समस्थानिक प्रभाव में अपन ने देख लिया कि समस्थानिक क्या होता है, जिसके द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब आते हैं समस्थानिक प्रभाव पर। देखो, द्विपरमाणु अणु जो है, ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु में यदि अणु में क्या होते हैं, परमाणु अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। तो द्विपरमाणु अणु यानी कि दो परमाणु, किसके कितने परमाणु से बना है, दो परमाणुओं से बना है। तो द्विपरमाणु अणु में यदि एक या दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि द्विपरमाणु अणु में एक या फिर दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो जो समस्थानिक अणु होगा उसका क्या होगा, परमाणविक द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जो समस्थानिक अणु होगा उसका परमाणविक द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न होगा, परिवर्तित हो जाता है। अब परमाणविक द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण क्या होगा, सम्मानित द्रव्यमान म्यू म्यू भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परमाणविक द्रव्यमान में परिवर्तन के साथ सम्मानित द्रव्यमान म्यू का मान भी परिवर्तित हो जाता है। अब म्यू के मान में परिवर्तन के कारण क्या होगा, म्यू के मान में परिवर्तन से क्या होगा, जो कंपन अणु की कंपन आवृत्तियां हैं वो भी परिवर्तित हो जाती है। म्यू के मान में परिवर्तन से अणु की कंपन आवृत्तियां भी परिवर्तित हो जाती है। हमने कल कंपन आवृत्ति पढ़ी थी, क्या थी कंपन आवृत्ति, या फिर हम मूल कंपन आवृत्ति का क्या फॉर्मूला था, देखो न्यू बार इज इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा ई बार। कंपन आवृत्ति म्यू बार या ओमेगा ई बार क्या था, अंडर रूट के अपॉन म्यू इंटू 1/2 पाई सी। ठीक है, कंपन आवृत्ति का मान क्या था, अंडर रूट के अपॉन म्यू इंटू 1/2 पाई सी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि यदि द्विपरमाणु अणु के एक परमाणु या दोनों परमाणुओं को हम उनके समस्थानिकों से क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। ठीक है, तो समस्थानिकों से प्रतिस्थापित करने से क्या होगा, जो समस्थानिक अणु आएगा उसका परमाणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। अब परमाणविक द्रव्यमान में परिवर्तन से क्या होता है, देखो म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन क्या होता है, m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 और m2 क्या है, द्विपरमाणविक अणु में जो दो परमाणु है उनके द्रव्यमान है, जो दो परमाणु है द्विपरमाणविक अणु में उनके द्रव्यमान है। तो अगर हम अणु के परमाणुओं को, एक या दो परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से परिवर्तित कर देते हैं, तो m1 और m2 समस्थानिक अणु के m1 और m2 का मान भी परिवर्तित हो जाता है। और m1 और m2 का मान परिवर्तित होने से क्या हो जाएगा, म्यू भी परिवर्तित हो जाता है ना। म्यू भी परिवर्तित हो गया। अब म्यू भी परिवर्तित हो गया, अब म्यू के मान में परिवर्तन से क्या होगा, अणु की कंपन आवृत्ति भी परिवर्तित होगी। ठीक है, एक बार मैं वापस से बता रही हूं, देखो क्या है, यदि द्विपरमाणविक अणु है अपने पास, ठीक है, द्विपरमाणविक अणु को या यदि द्विपरमाणविक अणु में किसी एक परमाणु या दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से प्रतिस्थापित करने पर
क्या होता है, जो समस्थानिक अणु होगा उसका जो मेन अणु है उस और समस्थानिक अणु है, उन दोनों के द्रव्यमान क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, क्या, यदि द्विपरमाणुक अणु में एक या दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो समस्थानिक अणु के परमाणुओं के द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। अणु के परमाणुओं के जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो जाएंगे। M1 और M2 क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अब M1 और M2 परिवर्तित हुआ है तो म्यू का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब म्यू भी परिवर्तित हो गया है तो म्यू परिवर्तित होने से क्या होगा, कंपन आवृत्ति भी परिवर्तित होगी। अणु की कंपन आवृत्तियां भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। ठीक है, अब कंपन आवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ क्या होगा, कंपन आवृत्तियों परिवर्तन के साथ बंध सामर्थ्य जो है वो भी प्रभावित होगी और साथ ही साथ संक्रमण आवृत्ति और संक्रमण आवृत्ति और स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल भी है जो वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, म्यू का मान जब परिवर्तित होगा तो म्यू के मान में परिवर्तन से कंपन आवृत्ति परिवर्तित होगी और कंपन आवृत्ति में परिवर्तन से क्या होगा, बंध सामर्थ्य परिवर्तित होगी या हम कह सकते हैं प्रभावित होगी, बंध सामर्थ्य प्रभावित होगी। और क्या क्या प्रभावित होगा, संक्रमण आवृत्ति भी प्रभावित होगी और संक्रमण आवृत्ति प्रभावित होने के साथ साथ और क्या होगा, स्पेक्ट्रल रेखाओं के स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल जो है वो भी क्या होगा, प्रभावित होता है। ठीक है, वो भी क्या होगा, प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, समस्थानिक प्रभाव है। ठीक है, ये क्या है, समस्थानिक प्रभाव है कि समस्थानिक अणु का परमाणुक द्रव्यमान परिवर्तित होने से म्यू परिवर्तित होता है और म्यू परिवर्तित होने से अणु की कंपन आवृत्ति परिवर्तित होती है और जिससे क्या होता है, बंध सामर्थ्य प्रभावित होती है, संक्रमण आवृत्ति भी प्रभावित होती है और स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल भी क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया OH का। ठीक है, ये जो OH बंध है, ये जो OH बंध है वो IR स्पेक्ट्रम में 2.8 माइक्रोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है। 2.8 माइक्रोमीटर पर क्या करता है, अवशोषण दर्शाता है। किसमें, IR स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये जो OH बंध है वो IR स्पेक्ट्रम में 2.8 माइक्रोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है। अगर हम इस OH बंध में इस हाइड्रोजन परमाणु को उसी के समस्थानिक ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो OD, D क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, तो अगर हमने OH में से H को उसके समस्थानिक ड्यूटेरियम D से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये जो OD बंध है वो 3.8 माइक्रोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग आवृत्तियों पर क्या करते हैं, अलग अलग आवृत्तियों पर अवशोषण दर्शाते हैं। ठीक है, अब एक तो ये हो गया समस्थानिक प्रभाव कि देखो कि यदि एक तो हमने OH का लिया है। ठीक है, अगर OH बंध है वो क्या करता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में या IR स्पेक्ट्रम में 2.8 माइक्रोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है। ठीक है, फिर अगर हमने OH में से इस हाइड्रोजन को उसके समस्थानिक ड्यूटेरियम D से प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, तो प्रतिस्थापित करने से क्या होगा, वो IR स्पेक्ट्रम में अलग आवृत्ति पर अवशोषण दर्शाता है। क्या हो गया, 3.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, समस्थानिक यदि इस अणु के परमाणु को हमने क्या किया, उसके समस्थानिक से परिवर्तित किया तो उसकी आवृत्ति क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl 35 और HCl 37। ये Cl 35 और Cl 37 ये क्या है, क्लोरीन के समस्थानिक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अलग अलग, ये दोनों जो है
Cl35 और Cl37 जो है, इन अणुओं की कंपन आवृत्तियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन अणुओं की कंपन आवृत्तियां जो है वो क्या होती है, वो भी अलग अलग होती है। जैसे OH बंध और OD बंध की कंपन आवृत्तियां क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से HCl35 और HCl37 की कंपन आवृत्तियां भी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इनके सामान्य द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि आवृत्तियां क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि इनके सामान्य द्रव्यमान जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि इनके सामान्य द्रव्यमान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके सामान्य द्रव्यमान भिन्न होते हैं। और सामान्य द्रव्यमान भिन्न क्यों होता है, क्योंकि ये द्रव्यमान जो है वो चेंज है। ठीक है, ये क्या है, परमाणविक द्रव्यमान जो है इनके चेंज है। परमाणविक द्रव्यमान ये क्या है, M1, एक तो M1 और दूसरा क्या है, M2 है। ठीक है, तो परमाणविक द्रव्यमान चेंज होने से क्या होगा, सामान्य द्रव्यमान परिवर्तित होता है। और सामान्य द्रव्यमान परिवर्तन से क्या होगा, अणु की कंपन आवृत्ति भी परिवर्तित हो जाती है। तो HCl35 और HCl37 जो है वो अलग अलग कंपन आवृत्तियां दर्शाते हैं, क्योंकि इनके दोनों के समस्थानिक द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि दोनों के समस्थानिक द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। और समस्थानिक द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने से सामान्य द्रव्यमान भी भिन्न होगा और सामान्य द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। और सामान्य द्रव्यमान परिवर्तन से क्या होगा, कंपन आवृत्तियां भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये हो गया समस्थानिक प्रभाव। अतः समस्थानिक जो है वो अणु की कंपन आवृत्ति को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। समस्थानिक जो है वो क्या करता है, अणु की कंपन आवृत्ति को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, समस्थानिक क्या करता है, अणु की कंपन आवृत्ति को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये था अपने समस्थानिक प्रभाव। यहां तक क्लियर है? देखो, समस्थानिक का मतलब तो पता है। देखो क्या होता है, समस्थानिक के वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, उनको तो बोलते हैं समस्थानिक। अब समस्थानिकों का प्रभाव क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर समस्थानिकों का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखो, यदि कोई द्विपरमाणविक अणु है, ठीक है, यदि कोई द्विपरमाणविक अणु है, उसको जैसे ये अपन ने क्या लिया, HCl ले लिया, या फिर हम देखते हैं CO ले लेते हैं। तो देखो, CO में यदि हम कार्बन को उसके समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से, C12 और C13। ठीक है, तो देखो अपन बात किसकी कर रहे हैं, द्विपरमाणविक अणु की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी द्विपरमाणविक अणु में एक या फिर दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो समस्थानिक अणु होगा उसके परमाणविक द्रव्यमान क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्या था, ये C जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो समस्थानिक क्या है, 12 है, O। ठीक है, और दूसरा जो CO है वो C13O है। ठीक है, तो इन दोनों के, अब मैंने क्या किया, इस C12 वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, C12 वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको मैंने क्या किया, उसके कार्बन 12 को उसके समस्थानिक C13O से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब इसमें देखो, इस परमाणु का, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे C12 है कार्बन का द्रव्यमान और कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, और यहाँ पे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या है, C13 है। तो समस्थानिक अणु क्या है, ये समस्थानिक अणु है कार्बन 12, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन का समस्थानिक क्या है, 12 है, और उसको हमने किससे प्रतिस्थापित किया, उसके समस्थानिक C13O से क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये जो समस्थानिक अणु आया है, इसका द्रव्यमान जो है वो इससे क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, ये जो
समस्थानिक अणु आया है, इसका द्रव्यमान जो होगा वो इसके द्रव्यमान से क्या होगा, भिन्न होगा, क्योंकि देखो दोनों के द्रव्यमान क्या क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे C12 है, यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, और यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना है 13 है। तो इस समस्थानिक अणु का टोटल जो होगा द्रव्यमान वो क्या हो जाएगा, अणु का टोटल द्रव्यमान जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। अब परमाणविक द्रव्यमान परिवर्तित होगा, जैसे ये परमाणविक द्रव्यमान क्या है M1 और M2 क्या है, यहाँ पे अणु के परमाणविक द्रव्यमान है। M1 और M2 क्या है, अणु के परमाणविक द्रव्यमान है। अगर हम इसका लें, ठीक है, तो M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा C12 का द्रव्यमान, और M2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है, इसी तरह से ये जो मान रखेंगे अपन और उससे म्यू निकालेंगे, और दूसरा इसके लिए C13O के लिए निकालेंगे, तो इसमें M1 क्या हो जाएगा, C13 लेंगे, यानी कि परमाणु M1 क्या लेंगे 13 लेंगे। ठीक है, इसमें M1 क्या लेंगे 12 लेंगे कार्बन के लिए। ठीक है, और M2 क्या लेंगे, जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा वो लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम म्यू इसके मान से निकालेंगे M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरी बार म्यू किससे निकालेंगे हम ये वाले मान रखकर, M1 का ये वाला मान रखकर हम म्यू निकालेंगे। तो दोनों के जो म्यू आएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब म्यू का मान भी क्या हो गया, समस्थानिक से परिवर्तित हो गया। ठीक है, दोनों का म्यू का मान भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब म्यू अलग हो गया तो म्यू के मान में परिवर्तन से क्या होगा, ये म्यू बार यानी कि मूल कंपन आवृत्ति का मान भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वापस से देखो क्या है कि ये जो पहले लाइन क्या थी कि यदि किसी द्विपरमाणविक अणु में एक या दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो समस्थानिक अणु होता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। तो देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान है 12, और दूसरा उसको क्या किया मैंने, उसको उसी के समस्थानिक, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने कार्बन को उसी के समस्थानिक से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। उसका कार्बन का दूसरा समस्थानिक कौन सा है, C13। इस कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने क्या किया, इस कार्बन 12 को मैंने कार्बन 13 से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब प्रतिस्थापित करने से ये क्या आता है, अपने ये समस्थानिक से प्रतिस्थापित किया है तो ये क्या हो गया, समस्थानिक अणु हो गया। अब इस समस्थानिक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान परिवर्तित होने से क्या होगा, इस समस्थानिक अणु का परमाणविक द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। परमाणविक द्रव्यमान परिवर्तन से म्यू परिवर्तित होगा, और म्यू के परिवर्तन से क्या होगी, अणु की कंपन आवृत्ति, मूल कंपन आवृत्ति जो है वो भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और मूल कंपन आवृत्ति में परिवर्तन से बंध सामर्थ्य परिवर्तित होती है या प्रभावित होती है, संक्रमण आवृत्ति भी प्रभावित होती है, और स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल जो है वो भी प्रभावित होता है। ठीक है, अब क्लियर है प्रिया मेघना? टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी के अंदर नया टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम, इसी के अंदर अपना नया टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम।
देखो रमन स्पेक्ट्रम जो है वो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के परमाणुओं के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो रमन स्पेक्ट्रम है वो ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों प्रकृति के पदार्थों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रमन स्पेक्ट्रम जो है वह रमन स्पेक्ट्रम दोनों ध्रुवीय व अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों प्रकार के पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है। अब रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखो यदि किसी पदार्थ पर हम एकल वर्णी प्रकाश विकिरण आपतित करते हैं, यदि किसी पदार्थ पर एकल वर्णी प्रकाश विकिरण आपतित करते हैं तो वो एकल वर्णी प्रकाश विकिरण उस पदार्थ से अंतःक्रिया द्वारा क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। क्या बोला मैंने कि यदि किसी पदार्थ पर, ध्यान से सुनना, यदि किसी पदार्थ पर एकल वर्णी प्रकाश विकिरण आपतित की जाती है तो प्रकाश विकिरण का पदार्थ के साथ उस पदार्थ के साथ अंतःक्रिया द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकाश विकिरण का पदार्थ के साथ, तो प्रकाश विकिरण का पदार्थ के साथ अंतःक्रिया द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, अब इस पदार्थ से जो प्रकाश विकिरण प्रकीर्णित हुई है, इस पदार्थ से जो प्रकाश विकिरण प्रकीर्णित हुई है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण। इस प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस, इस प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस क्या है यहाँ पे, स्कैटर्ड, क्या है, स्कैटर्ड। प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग बोलते हैं, प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। तो ये जो प्रकाश विकिरण, प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस और आपतित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू आई क्या है, इंसिडेंट। आई को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। ठीक है, तो प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस और आपतित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू आई के समान हो सकती है या उससे निम्न हो सकती है या उससे उच्च भी हो सकती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति, प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति आपतित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति के, आपतित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू आई के समान भी हो सकती है, उससे निम्न भी हो सकती है और उससे क्या हो सकती है, उच्च भी हो सकती है। जैसे कि ये कोई पदार्थ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एकल वर्णी प्रकाश जो है वो इस पदार्थ पर क्या किया, हमने एकल वर्णी प्रकाश को इस पदार्थ पर आपतित किया। ठीक है, इस पदार्थ पर आपतित करने से ये जो विकिरण है इस पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करेगी और अंतःक्रिया करने के बाद क्या हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाती है।
ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाती है। अब प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति, प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू स्कैटर्ड म्यू एस, इस आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू आई इंसिडेंट के समान भी हो सकती है, निम्न भी हो सकती है इससे, और इससे उच्च भी हो सकती है। ठीक है, तो इन आवृत्तियों के अंतर को, इन कौन सी आवृत्तियों, ये प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति और इंसिडेंट यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अंतर को क्या बोलेंगे, अंतर को बोलेंगे हम रमन शिफ्ट, या फिर क्या कहेंगे, रमन आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट या रमन आवृत्ति किसे कहते हैं, एक बार वापस से, ये जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, आपतित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति और प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस के अंतर को क्या कहेंगे, रमन शिफ्ट या फिर रमन आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बोला था कि जो ये प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस आपतित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति के या तो समान होगी, या उससे इससे निम्न होगी, या इससे क्या होगी, उच्च होगी। ठीक है, तो ये निम्न भी हो सकती है, उच्च भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, उसके समान भी हो सकती है। फिर क्या बताया मैंने कि जो ये आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू आई और प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस, इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, रमन शिफ्ट कहेंगे। इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, रमन शिफ्ट कहेंगे, डेल्टा म्यू। अतः रमन शिफ्ट क्या होगा, अतः रमन शिफ्ट डेल्टा म्यू बराबर क्या होगा, क्या बताया मैंने कि जो आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू आई और प्रकाश विकिरण की आवृत्ति म्यू एस के अंतर को क्या कहेंगे, रमन शिफ्ट या रमन आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, म्यू आई माइनस म्यू एस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रमन शिफ्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रमन शिफ्ट कहलाता है। इन दोनों आवृत्तियों के अंतर को रमन शिफ्ट या फिर हम कह सकते हैं रमन आवृत्ति कहते हैं। अब जो ये प्रकीर्णित प्रकाश की विकिरण है, या फिर हम कह सकते हैं जो ये एकल वर्णी प्रकाश विकिरण है, ये जो हमने यहाँ पे इस पदार्थ पर हमने जो ये आपतित विकिरण प्रकाश विकिरण जो आपतित की है, एकल वर्णी प्रकाश विकिरण हमने जो इस पदार्थ पर आपतित की है, इस विकिरण की पदार्थ के साथ जो अंतःक्रिया होगी, इस विकिरण की पदार्थ के साथ अंतःक्रिया द्वारा रमन शिफ्ट 3 प्रकार का होता है। रमन शिफ्ट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इस आपतित एकल वर्णी प्रकाश विकिरण की पदार्थ के साथ अंतःक्रिया के द्वारा रमन शिफ्ट 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है, देखते हैं। पहला प्रकार ये है कि यदि डेल्टा म्यू बराबर म्यू आई माइनस म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो, 0 होती है। ठीक है, पहला प्रकार क्या है, म्यू डेल्टा म्यू बराबर म्यू आई माइनस म्यू एस इज इक्वल टू 0, म्यू आई माइनस म्यू एस इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेले प्रकीर्णन। इसको क्या कहेंगे, रेले प्रकीर्णन। यदि डेल्टा न्यू बराबर क्या हो, म्यू आई माइनस म्यू एस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू आई जो है वो म्यू एस के क्या है, बराबर है। म्यू आई जो है वो क्या होगा, म्यू एस के बराबर होगा। इसको क्या कहेंगे, रेले लाइन या रेले रेखाएं, रेले रेखाएं। ठीक है,
तो पहला प्रकार कौन सा हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमन शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 3 प्रकार का रमन शिफ्ट ऑब्जर्व होता है, 3 प्रकार का रमन शिफ्ट होता है। वो किसके आधार पर, ये जो विकिरण आपतित हो रही है इसकी इस पदार्थ के साथ अंतःक्रिया के द्वारा 3 प्रकार का रमन शिफ्ट प्राप्त होता है, जिसमें से पहला ये है रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन कब होता है, जब डेल्टा म्यू बराबर म्यू आई माइनस म्यू एस बराबर क्या हो, 0 हो, यानी कि डेल्टा न्यू बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, डेल्टा न्यू बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, जब डेल्टा न्यू बराबर 0 होगा तो न्यू आई क्या हो जाएगा, न्यू एस के बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, रेले प्रकीर्णन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, रेले लाइंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार ये है ये कि ये जो डेल्टा न्यू है, न्यू आई माइनस न्यू एस, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है, ये जो डेल्टा न्यू है बराबर न्यू आई माइनस न्यू एस जो है वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, यानी कि डेल्टा न्यू जो है वो क्या है, 0 से ज्यादा है। ठीक है, क्या है, 0 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि, या फिर हम कह सकते हैं कि डेल्टा न्यू बराबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा न्यू बराबर क्या है, पॉजिटिव है। अब डेल्टा न्यू बराबर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो न्यू आई है ये क्या होगा, न्यू एस से क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डेल्टा न्यू जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा न्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, न्यू आई जो है वो न्यू एस से क्या है, ज्यादा है। न्यू एस से क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक प्रकीर्णन। इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक प्रकीर्णन कहेंगे। और लाइंस को क्या कहेंगे, स्टॉक लाइंस कहेंगे। ठीक है, लाइंस को क्या कहेंगे हम, स्टॉक लाइन। ठीक है, तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार ये है कि डेल्टा न्यू बराबर न्यू आई माइनस न्यू एस जो है वो क्या होगा, 0 से कम होगा। क्या हो, 0 से कम हो, यानी कि डेल्टा न्यू क्या है, डेल्टा न्यू इज लेस देन 0। डेल्टा न्यू इज लेस देन 0, यानी कि उस समय डेल्टा न्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा न्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, ये न्यू एस जो है वो न्यू आई से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब न्यू आई इज लेस देन न्यू एस। क्या होगा, न्यू आई इज लेस देन न्यू एस। अब इस प्रकार के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, एंटी स्टॉक, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन। ठीक है, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन या फिर एंटी स्टॉक प्रकीर्णन, और ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, एंटी स्टॉक